ठीक है, कैपेसिटर पढ़ लिया था हमने, पोटेंशियल वाला चैप्टर भी पढ़ लिया था। आज स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या स्टार्ट करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 3 है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि ये चैप्टर आपने 10th में पढ़ा है थोड़ा सा। करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी तक पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? स्टैटिक्स, यानी चार्जेस अभी रेस्ट पे थे, बट इसमें चार्जेस रेस्ट पे कांस्टेंट मोशन में चलेंगे। वेलोसिटी होगी पर कांस्टेंट वाली। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिक बात किसकी करेंगे? चार्ज की बात करें, पर मान लो करंट की बात करते हैं तो करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, पढ़ रखा है हमने। अगर मैं बात करूं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, इसको हम बोलते हैं एवरेज करंट। क्या बोलते हैं? एवरेज करंट। अगर बात करूं इंस्टेंटेनियस की तो क्या लिखेंगे? डी क्यू बाय डी टी, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सिर्फ चार्ज का बहना करंट नहीं है, रेट उसका इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल मान लो एक चार्ज बहता है, एक चार्ज है 2 कूलम का चार्ज है, 1 सेकंड में बह रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 कूलम बाई 1 सेकंड। तो करंट कितने की मिली बेटा? करंट मिली 2 कूलम पर सेकंड, और इसी कूलम पर सेकंड को हम बोलते हैं एम्पेयर। क्या बोलते हैं? एम्पेयर, जो ऐसा यूनिट होता है करंट का। बिल्कुल सही बात है। करंट मिली 2 एम्पेयर की, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी 2 कूलम को बेटा मैं 0.1 सेकंड में बहाऊं, समय कम कर दिया, तो बेटा अब करंट मिली 20 एम्पेयर की। कितने की? 20 एम्पेयर की। इसका मतलब जो रेट है वो मैटर करता है। जैसे मान लो मैं अपनी बॉडी से 1 सेकंड में 2 कूलम बहाऊं तो मेरी करंट लगेगी 2 एम्पेयर की, बट वहीं अगर मैं 0.1 सेकंड में बहाऊं तो मुझे 20 एम्पेयर का झटका लगेगा। अगर वहीं मैं क्या करूं, टाइम को 0.01 सेकंड कर दूं तो मुझे 200 एम्पेयर करंट का झटका लगेगा। तो फिर तो खत्म हो जाएगा ना बंदा। बट ये कहने का मतलब है कि रेट मैटर करता है। चार्ज फ्लो कर रहा है कितने समय में, दैट इज करंट। और करंट का ऐसा यूनिट है एम्पेयर। पढ़ा भी होगा आपने, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक है एम्पेयर। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? कुछ पूछना तो नहीं? अच्छा, ये तो बहुत आसान है। अब बेसिकली बात आती है कि ठीक है, हमने समझ लिया करंट का जो ऐसा यूनिट है वो है एम्पेयर। बिल्कुल। अब करंट बेटा क्या स्केलर क्वांटिटी है, या वेक्टर क्वांटिटी है, या टेंसर क्वांटिटी है? अब देखो, स्केलर वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, साथ में वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, जो वेक्टर्स के लॉ हैं उसको फॉलो करता है। बट एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। क्या मैग्नीट्यूड होता है? हाँ बिल्कुल होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या डायरेक्शन होती है? बिल्कुल डायरेक्शन होती है इसकी, बट ये वेक्टर अलजेब्रा को यानी वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता। ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। ये जो करंट है ये एक टेंसर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? टेंसर, यानी मैग्नीट्यूड तो होगा, डायरेक्शन भी होगा, बट ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल समझाता हूं। वेक्टर का लॉ क्या है? बेसिकली a² + b² + twice ab cos थीटा। बेसिकली जो एडिशन है वो थीटा पे डिपेंड करती है। किसमें? वेक्टर में। बट अगर स्केलर है, मतलब मान लो वेक्टर नहीं है, तो इसमें अगर वेक्टर लॉ नहीं लग रहा है तो इसमें हम एंगल नहीं देखते। जैसे मान लो घर की तारें खराब हो जाएं तो हम एंगल पे नहीं जोड़ते, हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। हम एंगल थोड़ी देखते हैं उनके बीच में। जैसे एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, अच्छा लगेगा। जैसे इधर देखो, मान लो यहां पे देखो, मान लो इनके बीच में कुछ भी एंगल है, मुझे पता नहीं। क्या इतनी बात? मान लो यहां से आ रही है 3 एम्पेयर, यहां से आ रही है 2 एम्पेयर, तो हमको एंगल से कोई फर्क नहीं है। हम सीधे बोलेंगे 3 + 2, यहां पे कितनी जाएगी? 5 एम्पेयर। सिंपल, बिल्कुल सकते हैं, कोई शक की बात नहीं। बट अगर मैं क्या करूं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, मान लो पहले समझाता हूं, पहले ऐसे था, मान लो अब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। फील करना, ये ऐसे रहा, ये 2 एम्पेयर का 2 एम्पेयर रहा, अब ये जा रहा है 3 एम्पेयर ऐसे, तो फिर आप यहां 5 ही रख सकते, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करती है। फील करो, 2 यहां से, 3 यहां से, तो यहां पे कितनी होगी? 3 बाहर जा रही है, 2 अंदर आ रही है, तो यहां पे कितनी होगी? 1 एम्पेयर। 2 + 1 3। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन मैटर करती है। मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। और करंट को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। अगर आपको मल्टीपल में आ गया और वहां पे लिखे स्केलर या टेंसर, तो आप टिक करोगे टेंसर पे। पर अगर स्केलर और वेक्टर, फिर एप्रोप्रिएट आंसर है स्केलर। फिर आप स्केलर पे टिक कर सकते हो, बट हालांकि ये स्केलर नहीं है, ये टेंसर क्वांटिटीज है। फिर से टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, पर वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। हमको कोई फर्क नहीं है इनके बीच में, एंगल 90 है, 30 है, हम डायरेक्ट जोड़ेंगे इसको स्केलर की तरह। क्या क्लियर है बात? हाँ, बट डायरेक्शन मैटर करती है, क्योंकि डायरेक्शन नीचे आ रही है तो यहाँ 5, ऊपर जा रही है तो यहाँ पे 1। क्या क्लियर बात? पक्का? अच्छा, अब बात आती है थोड़े हल्के हल्के क्वेश्चंस।
जैसे मान लो बोलेंगे चार्ज दे दिया करंट निकालो, करंट दे दिया चार्ज निकालो, तो ऐसे क्वेश्चन 11th में भी काफ़ी किए होंगे। पर चलो जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1, मान लो उसने दे दिया आपको चार्ज दे दिया t² + t + 2, उसने बोला फाइंड I at t = 2 सेकेंड्स। बेटा जब ऐसी चीजें देता है ना 2 सेकंड 3 सेकंड, मतलब वो पर्टिकुलर बात कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सी आई, इंस्टेंटेनियस। कैसी है, इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट पे। बट मान लो उसने बोला फाइंड I फ्रॉम t = 0 to t = 4 सेकेंड्स, या t = 1 to t = 4 सेकेंड्स, तो इसको हम बोलेंगे I एवरेज। क्या बोलेंगे, I एवरेज। आ जाओ देखते हैं आसान सा क्वेश्चन कैसे निकालना है। अगर बात करूं इंस्टेंटेनियस की, तो आपको पता है क्या लिखते हैं, dq/dt। dq/dt कर दो, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2t + 1। कितने सेकंड में पूछा, 2 सेकंड पे, तो 2 × 2 4, ये कितनी आ गई 5 एम्पेयर। ये तो बहुत आसान था। I एवरेज ये थी इंस्टेंटेनियस। अगर मैं एवरेज लिखूं तो फॉर्मूला क्या होता है, ΔQ/ΔT, यानी सीधे Q फाइनल - Q इनिशियल / T फाइनल - T इनिशियल। कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल कितना 4 1, इसका मतलब हमको चार्ज निकालना पड़ेगा 4 पे कितना है और 1 पे कितना है। इसको ऐसे लिखेंगे ना, Q4 - Q1 / टाइम T4 - T1। Q4 एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 पुट करते हैं, तो 4 यानी आ जाएगा 16 + 4 + 2 के 6, ये कितना आया 22, यानी लिखेंगे 22 माइनस Q1 1 पुट करो, तो 1 + 1 2 2, ये आ जाएगा 4 / टाइम कितना है 4 - 1 3, तो ये आ जाएगा 18/3, तो कितना आ गया है 6 एम्पेयर। इसका मतलब इंस्टेंट तो 5 है 2 सेकंड पे, बट अगर 1 से 4 के बीच निकालें तो एवरेज कितना आ रहा है 6 एम्पेयर। एवरेज कितना आ रहा है 6 एम्पेयर। क्या क्लियर बात, पक्का। मतलब अगर Q दिया हो तो आप I एवरेज भी निकाल सकते हो, इंस्टेंटेनियस भी निकाल सकते हो। इसका ऑपोजिट करना कौन सा बड़ी बात है। मान लो क्वेश्चन नंबर 2, आपको करंट दे दिए t², कुछ भी ले लो, सेम नहीं कर देना, 2t² प्लस, सिंपल ले लो 2t² + t। ठीक, आपको चार्ज पूछा 5 सेकंड पे, फाइंड Q t = 5 सेकंड्स पे, तो कौन सा जाना है आपको पता है, कैसे निकालते हैं। Q = I.dt। 5 सेकंड में पूछा था 0 से लेके 5, तो सीधे I की वैल्यू क्या है 2t² + t, तो 2t² + t इंटीग्रेशन 0 से लेके 5.dt। 2t², तो सीधे आ जाएगा, आपको पता है 2/3 t³ + t²/2, कहाँ से कहाँ 0 से लेके 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आ जाओ पुट करते हैं, 2 का क्यूब यानी ये आ जाएगा 8 8 2 जा 16 16/3 प्लस 2 4/2। अब माइनस ये 0 पुट करोगे, ये भी 0 ये भी 0, तो करने की जरूरत नहीं है। आप एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 6, तो 2 मल्टी ये आ जाएगा 32 + 12, तो कितना आंसर आ गया, ये आंसर आ गया 44/6। अब 2 3 जा 2 22 जा, तो 22/3 इसका आंसर। क्या क्लियर होगी बात, पक्का। कैलकुलेशन देख लेना, कोई गलत नहीं, पर करना ऐसे ही। क्या क्लियर होगी बात, पक्का। यानी अगर I दिया तो Q निकाल सकते हैं, Q दिया है तो इंस्टेंटेनियस करंट भी निकाल सकते हो और एवरेज करंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आपको थोड़ी बातें बताते हैं, सर्किट के एलिमेंट्स थोड़े थोड़े स्टार्ट करते हैं जो हमको काम में आएंगे। जैसे थोड़ी बातें आपने पहले पढ़ी हैं, जैसे रजिस्टर क्या होता है, बैटरी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। पहले बात करते हैं थोड़ी बैटरी के बारे में। बैटरी देखो, बैटरी का नोटेशन ऐसे होता है, आपने पढ़ा होगा, है ना। इसको प्लस माइनस की कोई जरूरत नहीं है, आप याद रखना, इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, हाई पोटेंशियल, इसको बोलेंगे लो पोटेंशियल। क्या इतनी बात क्लियर। अच्छा, आपको ये बात भी पता होगा। अच्छा चलो इतना देखते हैं। मान लो अगर मैं सेल बनाऊं तो सिंपल ऐसे बनेगा, ठीक है। आज से हम इसी को बैटरी मान लेंगे नोटेशन की। मान लो अगर मैं इसको बोलता हूं ये मेरे पास 10 वोल्ट की है, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की। बेटा इसका मतलब क्या है, ये कौन सा पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल, ये कौन सा पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है। इसका मतलब है इसके हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल में 10 वोल्ट का डिफरेंस है। कितना, 10 वोल्ट का। जैसे एग्जांपल मैं समझाता हूं, ये कौन सा पोटेंशियल आपका हाई, ये कौन सा पोटेंशियल लो। अब बात करते हैं, अगर मैं यहां पे बनाऊं 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल रखना है। अगर बेटा यहां पे मैं रखूं 20 वोल्ट, बिल्कुल सही बात है, ये हाई पोटेंशियल है, ये तो 10 का 10 ही है, तो यहां कितना रखना पड़ेगा,
अगर इसको मैं ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, ये वी बी, ये वी ए। सबको पता है हाई पोटेंशियल पे कौन है, वी ए, लो पोटेंशियल पे कौन है, वी बी। अगर ये 20 है, ये 10 है, तो डिफरेंस कितना होना चाहिए इनका, 10 का। तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे बनेगा 10 वोल्ट। क्यों? क्योंकि वी ए माइनस वी बी आपका 10 होना चाहिए। क्या हो रहा है, बिल्कुल 20 माइनस 10 कितना, 10। और करते हैं, आपको अच्छा लगेगा, 10 ही बनाना है। मान लो ऐसे, इसको मैंने रखता हूँ ये 10 वोल्ट, इसको मैं रखता हूँ 30 वोल्ट। कितना रखता हूँ, 30 वोल्ट। तो 30 से क्या माइनस करूँ, 10 आ जाए। सबको पता है 20 वोल्ट रखना पड़ेगा। इसको बी बोलो, इसको ए बोलो, तो फिर लिखूंगा वी ए माइनस वी बी, तो कितना आएगा, 10। बिल्कुल 10 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा और अच्छा करते हैं। मान लो इसको मैंने ऐसे रखा, ये 10 वोल्ट और ये 0, ये 10 वोल्ट, ये 0। अच्छा, पर फर्क तो अब भी 10 का रखना है। फर्क तो आप किसका रखना है, मतलब अगर मान लो ये ए है, ये बी है, आपको पता है वी ए माइनस वी बी 10 के बराबर होना ही चाहिए भाई, कंडीशन ही है। तो वी ए की वैल्यू कितनी है, 0। तो माइनस वी बी की वैल्यू कितनी है, 10। तो वी बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 10। तो ये आ गई माइनस 10। बिल्कुल आ रहा है, देखो दिस माइनस दिस करो, 0 माइनस माइनस 10 कितना आया, 10। क्या क्लियर? अब सुनो, इसको समझना कैसे है, मैं पहले बता रहा हूं आपको। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। अगर बेटा हाई से लो जा रहे हैं, हम हाई से लो जा रहे हैं, एग्जाम्पल मान लो आपके पास पहले 50 रुपए थे, अब आपके पास 5 रुपए हैं, तो आप हाई से लो गए, यानी आपको लॉस हुआ। क्या हुआ, लॉस। और अगर आप लो से हाई गए तो आपको प्रॉफिट हुआ, यानी आपको गेन हुआ। सिर्फ इतना बात याद रखो। अब ये ट्रिक यहां आजमाओ, अब इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। 20 बेटा बड़ी से छोटी डंडी, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब क्या हुआ, नुकसान हुआ, तो इसको माइनस करेंगे। 20 माइनस 10 कितना बना, 10। उल्टा देख लो, यहां से चलो 10, अब छोटे से बड़ा, क्या प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल प्लस करना पड़ेगा। 10 प्लस 10 कितना आया, 20। यहां पे देखो 30 बड़े से छोटा, लॉस हुआ। 30 माइनस 10 20, 20 प्लस 10 30। यहां पे देखो, इधर से देखो, माइनस 10 छोटे से बड़ा, तो क्या प्लस करना पड़ेगा। तो माइनस 10 प्लस 10 कितना हुआ, 0। अब बड़े से छोटा, तो इसका मतलब लॉस हो गया, तो 0 माइनस 10 माइनस 10। इसका मतलब ये मेथड आपको याद रखना है। क्या इतनी बात क्लियर, पक्का? अब सिखाना क्या है आपको कि यार ये 30 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, कहने का मतलब है जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है और ये डिपेंडेंट होता है फ्रेम पे। क्या इतनी बात क्लियर है? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस फ्रेम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। देखो ना यार, 20 माइनस 10, यहां भी 10, 30 माइनस 20 10, 0 माइनस, मतलब कुछ भी हो डिपेंड नहीं करता। हाँ, पर पोटेंशियल करता है एक पॉइंट का। ये देखो यहां पे पोटेंशियल कितना, माइनस 10, यहां पे कितना 20, यहां पे कितना 10। हाँ, सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल करेगा, पर पोटेंशियल डिफरेंस कभी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख देना साइड पे, कि पोटेंशियल डिफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। वो यहां भी 10 था, वहां भी 10 था, वहां भी 10 था, पर पोटेंशियल एट ए पॉइंट करता है। वहां पे माइनस 10, यहां पे 20, यहां पे देख लो, यहाँ इसका 0, इसका 30 और इसका 20, यानी पोटेंशियल कर रहा है, पर पोटेंशियल डिफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। बार बार बोल रहे हैं। क्या क्लियर बात? आगे बढ़े, ठीक है। ठीक है, अब आगे थोड़ा चलते हैं आगे। मान लो हमारे पास ये एक बैटरी लगाई है, आपको बता दिया मैंने, ये बैटरी है, और यहाँ पे कोई मैंने एक रजिस्टर लगाया। क्या लगाया, कोई रजिस्टर। अब रजिस्टर की थोड़ी बातें कर लेते हैं, अगर रजिस्टर की बातें कर ली हैं तो। बेटा रजिस्टर का नोटेशन होता है ये, ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है करंट को। मान लो करंट आई आ रही है, रेजिस्टेंस आर है, तो ऑपोजिशन प्रोवाइड करेगा उसको। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, बिल्कुल सही बात है। मान लो कोई भी रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, ये आपका बल्ब हो सकता है, आपका टीवी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो एनर्जी खा रहा है, ठीक है ना, जो एनर्जी खा रहा है, दैट इज रजिस्टर। कोई बात नहीं। अब मैंने यहाँ पे कोई रजिस्टर लगा दिया, मान लो कोई भी रजिस्टर लगा दिया ऐसे करके, ठीक है, पक्का। यहाँ पे पोटेंशियल लिख दिया मैंने V। कितना पोटेंशियल, V, यानी इसके हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है, V का। क्लियर? अगर V का है, सुनना ध्यान से, तो अगर मैं इस साइड V ले लूँ तो इस साइड क्या लेना पड़ेगा, आपको पता है बड़े से छोटा, तो V माइनस V क्या, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। बिल्कुल सही बात है। अब बेटा ये जो वायर्स होती है ना, ये इनको हम बोलते हैं कनेक्टिंग वायर्स। क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग वायर्स। अब ऐसी एक अजम्पशन है जो कि सब मानते हैं, हमको भी माननी पड़ेगी। अजम्पशन क्या है, ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, पर अजम्पशन है। अजम्पशन है कि इसका रेजिस्टेंस ना अप्रोक्सीमेटली 0 होता है कनेक्टिंग वायर्स का।
इनका रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 0। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा ठीक है, तो इससे सर हमको क्या लेने देना? बेटा हमने एक ओम्स लॉ पढ़ा है, क्या पढ़ा है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बोलता है V अपॉन I इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को हम बोलते थे रेजिस्टेंस, यानी V अपॉन I इज इक्वल टू, क्या हमने पढ़ा है? यहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, अच्छे से लिखना जाए तो डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर, यानी VA माइनस VB इज इक्वल टू आई आर। हमने पढ़ रखा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर बेटा वो सत्य बात है, वो बिल्कुल, वो देखो अगर बिल्कुल सही है तो हम ऐसे बोल सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू आई आर, कोई भी A कोई भी B, यही तो बात है। अगर मैं बोल रहा हूं कनेक्टिंग वायर्स का R 0 है, तो बेटा ये वैल्यू 0 है, R 0 है ना। अगर ये वैल्यू 0 है तो करंट 0 नहीं है, I डज नॉट इक्वल टू 0, मैं ये नहीं बोल रहा हूं R 0 है। I तो कुछ तो वैल्यू होगी ना, I की वैल्यू मान लो 5 है, बट 5 को जब मल्टीप्लाई करोगे 0 से फिर 0 आएगा, I 0 पर 0 आया तो हम सीधे बोल सकते हैं VA इज इक्वल टू VB। पर ये कब? ठीक है, इसका मतलब जो पोटेंशियल यहां V, तो यहां भी V, यहां भी V, और यहां भी V, और यहां पे भी V। अगर यहां 0 तो यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0। ये कब पॉसिबल है? जब R कैसा लिया हमने 0, पर एक्चुअल में रियलिटी में ये 0 नहीं होता। इन रियलिटी कुछ तो रेजिस्टेंस होगी ना, R डज नॉट इक्वल टू 0, ये है रियलिटी की बात, पर हम इसको मान लेते हैं, तभी VA इज इक्वल टू VB। मतलब याद रखना, ये भी हाई पोटेंशियल का है, तो जब तक कोई रजिस्टर या कोई सर्किट एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं दिखे या तार निकली, तो आप उसको वहां तक V लिख सकते हो। अगर ये 0 तो ये यहां तक 0 लिख सकते हो। क्या ये क्लियर है? पक्का? इतना उतारो। अबे क्या जिक्र है? ठीक है, हटा दो। ठीक है, हटा दो। अब देखो ठीक है, हमको ये सब पता चल गया। अच्छा, अब बात करते हैं, थोड़ी सी बैटरी की बात करते हैं। हमने देख लिया कंडक्टिंग वायर्स में R 0, इसका मतलब ये नहीं है कि करंट भी 0, इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ का वो यहाँ का, वो यहाँ का, अननेसेसरी कुछ बीच में आ नहीं जाए। अच्छा, अब थोड़ी बैटरी की बात करते हैं हम। ठीक है भाई, बैटरी की क्या बात करते हैं? हमने देख लिया बैटरी। देखो यही मैंने यहाँ पे बनाया, मान लो कोई कंडक्टर है मेरे पास ऐसे, ठीक है, मतलब कोई रजिस्टर लगा है कोई, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे मेरी बैटरी लगी है एक V वोल्ट की। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, अगर मैं इसको ध्यान से बनाऊं तो ये कुछ ऐसे है, ये है इसका हाई पोटेंशियल, और ये क्या है इसका लो पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है। अगर ये V है, मतलब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो मैं यहाँ V बोल सकता हूँ, यहाँ 0। अगर यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ V तो यहाँ भी V। क्या इतनी बात क्लियर? अब हम सब जानते हैं कि अगर करंट ऐसे बह रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पीछे आ रहा है, पढ़ा हुआ है हमने, करंट के अपोजिट इलेक्ट्रॉन। या फिर हम ऐसे मान सकते हैं कि जो पॉजिट्रॉन है E+, वो करंट की डायरेक्शन में जा रहा है। देखो ये कहानी है पूरी, हमको ऐसे ही पढ़ाई गई है, और हमने आगे भी आपने ऐसे ही पढ़नी है, ठीक है ना। ये बनाई गई है, मनगढ़ंत कहानी है। एक्चुअल में E+ उधर नहीं जा रहा है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही इस तरफ आ रहे हैं, पर हम मान सकते हैं अगर E नेगेटिव इस तरह आ रहा है तो E+ उस तरफ जा रहे हैं, तो कोई शक की बात नहीं। आपको पता है ये पॉजिटिव है, तो यहां से निकला करंट I, कोई शक की बात नहीं, यहां से निकला और यहां पे। अगर करंट ऐसे आया तो सबको पता है इलेक्ट्रॉन यहां से आया होगा, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि E+ यहां आया, E+ तो करंट की डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन, और यहां पे पहुंचा E+। अब इसकी आगे की कहानी वहां बताता हूं मैं आपको। यहां पे आया E+, बिल्कुल सही बात है। ये आपका हाई पोटेंशियल और ये आपका लो पोटेंशियल, बिल्कुल। अब बात आती है यार, बैटरी क्या काम करती है? बैटरी का मेन काम क्या बैटरी चार्ज देती है? क्या बैटरी चार्ज देती है? क्या बैटरी एनर्जी देती है? बेटा पहली बात, बैटरी एनर्जी देती है, बैटरी चार्ज कभी भी नहीं देती है। बैटरी क्या देती है? एनर्जी। क्या देती है? एनर्जी। और कहां देगी ये भी समझाऊंगा मैं आपको। बेटा यहाँ पे E+ है, अगर आपको हाई पोटेंशियल तो ये पता है ये प्लस होगा और ये माइनस, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। अब आप फील करो यार, प्लस क्या है, तो प्लस प्लस को क्या करना चाहता है? रिपेल, और प्लस माइनस को क्या करना चाहता है? अट्रैक्ट। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली यहां से यहां तो नहीं जाएगा ना यार, तो कोई इसको उठा के यहां पे रख रहा है, यानी कोई इसको एनर्जी दे रहा है, बिल्कुल। और ये एनर्जी आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। किसमें पढ़ोगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसका मतलब ये प्योरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। ये जो वर्किंग है ना, सेल की वर्किंग, ये पूरी आप लेक्रांचे सेल, डैनियल सेल, ड्राई सेल, फ्यूल सेल, ये सब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, ये पूरा उसका पार्ट है।
उसमें पढ़ोगे आप, रिवर्सिबल सेल होते हैं, रिवर्सिबल सेल होते हैं, रिवर्सिबल वो मतलब जो चार्ज होते हैं, एक नॉट चार्जेबल होते हैं, देखा ना कुछ सेल यूज करके फेंक देते हैं, जो कैमरा के सेल होते हैं वो चार्ज हो सकते हैं, वो सब आप इसमें पढ़ने हैं। अब फील करो बैटरी क्या काम कर रही है। अगर मैं एनर्जी की बात करूं, एनर्जी का फॉर्मूला क्या, वर्क डन Q इंटू V, तो यहाँ पे वोल्टेज V तो एनर्जी कितनी QV, यहाँ पे एनर्जी QV, पर यहाँ पे एनर्जी कितनी 0, बिल्कुल सत्य। इसका मतलब यहां से आया 0 एनर्जी लेके, E प्लस 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 0 एनर्जी लेके आया, यहां पे 0, पर यहां पे एनर्जी QV तो किसने की, ये बैटरी ने दी। अब ये जब चार्ज को एनर्जी मिली QV, गया 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 QV, और यहां पे क्या लगा, रेजिस्टर, कोई भी बल्ब फैन ये वो फलान ढिमकाना, और उस पर खर्च कर दी। अब जब खर्च कर दी तो क्या 0 हो गई, फिर ये इसके पास आ गया, फिर बैटरी ने इसको एनर्जी दी, फिर खर्च कर दी, फिर 0 हो गई, फिर ऐसा चलता रहता है। इसका मतलब बैटरी क्या देती है, चार्ज, बैटरी एनर्जी देती है, क्या देती है, एनर्जी। क्या इतनी बात क्लियर है। ये आपके मम्मा पापा की तरह, आपने मम्मा पापा से 100 रुपए लिए, खर्च करके आगे, फिर 0 रुपए हो गए, फिर आपने मम्मा से 100 रुपए लिए, फिर 0, ऐसे है। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का, गारंटी, समझ आ गया ना। पापा क्या करते हैं, 100 रुपया देते हैं, तुम खर्च करके आ जाते हो, कितने रुपए रख देते हैं, 0, फिर 100 रुपये देते हैं, बस यही काम करती है बैटरी। बैटरी कभी भी चार्ज नहीं देती, बैटरी हमेशा क्या देती है, एनर्जी। पहली बात ये तुम्हें आनी चाहिए, और कैसे देती है ये आप उसमें समझोगे, पर फिर भी मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया। यहाँ पे देखो E प्लस आया तो इसके पास एनर्जी कितनी, 0, पर जब यहाँ से जा रहा है तो एनर्जी कितनी मिल रही है, Q इंटू V, QV जूल एनर्जी मिल रही है 100%। क्या क्लियर होगी बात, पक्का, गारंटी। वर्क डन का फॉर्मूला पता ना क्या होता है, Q इंटू V, और यही तो होती है एनर्जी। क्या क्लियर होगी बात, ये बात समझानी थी आपको कि बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी। क्लियर, पक्का, अच्छा। अब थोड़ी और कहानी में इसकी एंट्री लेते हैं। ओके ठीक है, हमने देख लिया कि बैटरी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, चार्ज तो प्रोवाइड नहीं करती, बिल्कुल सत्य है। मान लो अभी कहानी पढ़नी है हमने, पर ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। कहानी कैसी है, मान लो कोई कंडक्टर है, अभी रूम टेम्परेचर पे पड़ा है, किस पे पड़ा है, रूम टेम्परेचर पे, अभी एट रूम टेम्परेचर। पहली बात है, क्या कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाँ। क्या कम होंगे, ज्यादा होंगे, बेटा बहुत ज्यादा होंगे। अगर एक क्वांटिटी डिफाइन की जाती है, इसको बोलते हैं स्मॉल एन, क्या बोला जाता है, स्मॉल एन। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ टोटल चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर एक वॉल्यूम ले लूं मैं, उसमें कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं, इसी को बोलते हैं छोटा एन। ये क्वांटिटी बड़ी होती है, छोटी बहुत बड़ी होती है। आपको पता है एवोगाड्रो नंबर ही कितना बड़ा होता है, 1 ग्राम में कितने सारे एटम्स होंगे, और उन एटम्स में फिर अगर एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी माने हम, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एवोगाड्रो नंबर 22-23, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी माने, तब भी ये 10⁻25 से 10⁻30-32 तक होती है। मतलब कितने, 10⁻25, मतलब 25 बार 0, तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, मतलब एन बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा। अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो क्या वो मोशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं बेटा। और रूम टेम्परेचर में ये कर रहे हैं रैंडम मोशन, क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन। अरे रूम टेम्परेचर पे ये कैसा कर रहे हैं, रैंडम मोशन, इधर 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 इधर। मान लो अगर एक पार्टिकल दिखाऊं आपको, तो ये मोशन कैसे कर रहा है, देखना, कभी यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, आ जाके क्या वही मिला। अगर मैं इसके नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, नेट डिस्प्लेसमेंट, तो वो कितनी होती है, 0। यही तो बात है ना, रैंडम मोशन कर रहे हैं। मान लो यहाँ से चला, टन 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 टन, यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0, तो मैं अगर बात करूं इसकी एवरेज वेलोसिटी की, तो क्या वो भी 0, 100%। वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है। अगर बात करूं मैं स्पीड की, तो क्या स्पीड 0, नहीं, स्पीड 0 नहीं, क्योंकि इसने डिस्टेंस तो वो कवर किया है ना। ये देखो टन 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 टन, डिस्टेंस तो कवर किया है इसने। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। ये कहानी चल रही थी अभी तक की, बहुत अच्छी थी। हमने क्या कर दिया, इस कंडक्टर के साथ बैटरी लगा दी। क्या लगा दी, बैटरी। अभी तक तो ये कहानी चल रही थी, बहुत अच्छे मजे में चल रहा था सारा काम। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी। अगर बैटरी कनेक्ट कर देंगे, ये देखो ऐसे करके एक बैटरी कनेक्ट कर दी, V पोटेंशियल, ये V, तो आपको पता है ये V, तो ये कितना, 0। बहुत सत्य बात है। मान लो इस कंडक्टर की लेंथ है L, कितनी लेंथ, L। क्या इतनी बात क्लियर, बिल्कुल सत्य, कोई शक की बात नहीं। अब सुनो, यही बंदा, मतलब यही इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है, डन 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 ऐसे कर रहा था, पहले भी कर रहा है, अभी भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर बैटरी लगा दी। अब क्या हुआ, जब बैटरी लगा दी तो ये हाई पोटेंशियल तो लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस तरफ बनेगी, हाँ बिल्कुल। इसका मतलब ये कर रहा है, ये तो घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है,
पर क्या अब इसको फोर्स इस साइड भी लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि हम जो भी कहानी पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया अगर करंट इस तरफ जा रही है तो क्या इलेक्ट्रॉन पीछे आ रहा है? पर जितनी भी कहानी पढ़ेंगे हम ई पॉजिट्रॉन के लिए पढ़ेंगे, ई प्लस के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए? सत्य में तो ये घूम रहा है, बट हम पढ़ेंगे किसके लिए? ई प्लस के लिए। आसान होगा पढ़ना, तभी हम ऐसे करो। अब फील करो ये तो घूम रहा है, ये देखो घूम रहा है, ये भी ऐसी है, टिचिक टिन डिन डिन टन। इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट इसका भी जीरो होना था, पर जब बैटरी लगा दी तो बैटरी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो फोर्स कितना लगता है? क्यू ई। कितना फोर्स लगा? जन 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 जन, इधर ही रुकना था इसने, बट पीछे से इसको फोर्स लगी, तो ये थोड़ा ड्रिफ्ट हो गया। क्या हो गया? ड्रिफ्ट। इसका मतलब अगर मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, अब जीरो नहीं है, क्योंकि पहले तो डिस्प्लेसमेंट जीरो था, पर अब डिस्प्लेसमेंट कुछ है, तो डज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बहुत ज्यादा है? बहुत कम? बहुत कम है। फील करो ना, क्या एक इलेक्ट्रॉन है? क्या एक पॉजिट्रॉन? नहीं, मैंने बताया ना एन नंबर है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब जब ये घूम रहे हैं तो क्या टक्कर भी मार रहे हैं एक दूसरे को? बिल्कुल। इसका मतलब मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी स्पीड है 100, बट जाम लगा है, तो क्या 100 से चला पाओगे? थोड़ा सा रेस दिया फिर रुक जाओगे, थोड़ा रेस दिया फिर रुक जाओगे, बस ऐसा ही हो रहा है इसके साथ। क्या क्लियर है बात? अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊं तो अगर इसकी स्पीड देखूं तो स्पीड होगी इसकी 10⁴ से लेकर 10⁶ मीटर पर सेकंड, इतनी ज्यादा होती है। बट क्या एक्चुअल में? नहीं, बट जो हमको मिलती है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो एवरेज वेलोसिटी मिलती है इसकी, वो मिलती है 10⁻² से 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। देखो कितनी छोटी है उससे। क्या क्लियर है बात? क्योंकि जगह ही नहीं है ना घूमने की। ये जो डिस्प्लेसमेंट की है ना छोटी सी, इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पिछली बार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पिछली बार बैटरी नहीं लगाई थी, इस बार बैटरी लगा दी है। बैटरी लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड आई। इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो आपको पता है फोर्स कितनी लगती है? Q × E, 100%। क्या क्लियर हुई बात? ये बात क्लियर हुई? बाकी तो डेरिवेशन में छोटी सी वो आपको समझ आ जाएगी, पर क्या ये समझ आया? फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या था? रूम टेम्परेचर था, कुछ बैटरी कनेक्ट नहीं की, तो पार्टिकल जहां से शुरू हुआ रैंडम मोशन करके वहीं आ रहा था, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो, बट स्पीड जीरो, क्योंकि डिस्टेंस तो कवर किया ना इसने। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सत्य बात है। हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो फोर्स लगा क्यू हुई। इसका मतलब अब भी जीरो करना था, पर थोड़ी सी फोर्स लग के ड्रिफ्ट खिसक गया थोड़ा सा, तो इसका मतलब अब एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर मैं बात करूं इस केस में, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, बिल्कुल सत्य, जीरो नहीं है, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं है। हाँ, पर स्पीड इसकी अभी भी बहुत ज्यादा है, बट टक्कर खा खा के इसकी एवरेज स्पीड कितनी निकल रही है ये, और उसी एवरेज स्पीड को हमने क्या बोला? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, बिल्कुल सत्य है, बट ऐसे समझना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, ऐसे समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अगर मैं एक्चुअल देखूं तो ये यहां से लेके तो यहीं तक गया ना, यहां से लेके यहां तक गया, क्योंकि बहुत टक्कर बज रही है, एक टक्कर थोड़ी है। तो हम ऐसे मान सकते हैं ये परेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परेड देखिए आपने, एक के पीछे एक होता है, एक के पीछे एक, बट वो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी जाते हैं? बिल्कुल। हम इसको मानेंगे ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ये जो ई प्लस है, ये ऐसे रैंडम मोशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो ना, हमको क्या फर्क है इधर इधर, जहां हमको जो डिस्प्लेसमेंट देखना है ना, तो हम बोलेंगे इतना गया, तो हम मानेंगे सीधा गया। कैसा गया? सीधा। इवन कि हम मानेंगे जितने भी ई प्लस हैं बराबर डिस्टेंस पे बराबर बराबर चल रहे हैं, पूरे परेड कर रहे हैं, तो वैसे समझना आसान होता है। इसको मिटाता हूं मैं, ये देखो, अगर मैं मानूं ये ऐसे, अगर मैं मानूं ये जो ई प्लस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगी है, लेंथ स्केल है, ये ई प्लस, ये भी 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 ई प्लस, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि हम तो डिस्प्लेसमेंट देखना ना, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हमने बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोला? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसा देखना आसान रहता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको वीडी से। किससे? वीडी से। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं कैसे निकालें इसको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है हमको, कैसे निकालनी चाहिए? अच्छा, अगर बात करूं वहां पे, तो हो रहा क्या है यार, ये देखो, ये टक्कर बजी, देखो ये गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, एक टक्कर थोड़ी है, टक्कर बजी, यहां फिर टक्कर बजी, यहां फिर टक्कर बजी, फिर यहां फिर टक्कर बजी, और आ जाके ये यहां मिला, तो यार नेट डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना, डिस्टेंस की बात नहीं कर, डिस्प्लेसमेंट। इसको हमने बोला लैम्डा। क्या बोला? लैम्डा। और इसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। तो ऐसे एक टक्कर तो बजेगी नहीं, मान लो करोड़ों टक्कर बजी, तो करोड़ों का क्या ले लिया? एवरेज। क्या ले लिया? एवरेज। और जरूरी नहीं है सारी बराबर बजे, मान लो कोई 1 मीटर, कोई 2 मीटर, मीटर में तो बजेगी नहीं, मिलीमीटर में उससे भी छोटा है, बट मान लो एग्जांपल 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो हमने उसका एवरेज ले लिया, और इसको हमने बोला एवरेज फ्री पाथ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो उनका मीन ले लिया, यानी मीन फ्री पाथ। क्या इतनी बात क्लियर? जैसे मान लो बहुत टक्कर हो रहा है, इसको बोला लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, तो हम ऐसे बोल सकते हैं लैम्डा 1 + लैम्डा 2 सो ऑन टू लैम्डा n/n, ये ले लिया इसका फ्री पाथ। ठीक है, अब मान लो हजारों करोड़ टक्कर हुई, तो कुछ टाइम लगेगा ना उनको टक्कर में, तो मान लो
उनके बीच जो टाइम रहा, जैसे मान लो एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच जो टाइम, उसको बोला टाउ। क्या बोला? टाउ। इसको बोला रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोला? अब पता नहीं है ना कि कितना टाइम के बाद टक्कर हो रही है, तो इन सब का भी क्या ले लिया? एवरेज ले लिया। ये टाउ 1 प्लस टाउ 2 सो ऑन टू टाउ n बटे n, इसको बोला एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या क्लियर बात? जैसे एग्जांपल समझाऊं, मान लो ये यहाँ था और पहली टक्कर यहाँ हुई और दूसरी टक्कर यहाँ हुई, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच ये फ्री रहा, तो इसको बोला लैम्डा 1 यानी फ्री पाथ। फिर यहाँ से यहाँ इसको बोला लैम्डा 2, ये भी फ्री पाथ। इन दोनों का एवरेज ले लिया, उसको बोला मीन फ्री पाथ। पर ऐसे 2 टक्कर थोड़ी, करोड़ टक्कर। मान लो इसके बीच में देखो फ्री रहा ना, किसी से टक्कर हुई, तो इसको बोला टाउ 1, इसको बोला टाउ 2। इन दोनों का एवरेज ले लिया, वो क्या बन गया? पर ऐसे तो करोड़ों टक्कर हो रही है ना। पर क्या ये बात समझ आई? ठीक है, बिल्कुल। अच्छा यार, हमको निकालनी क्या है? एवरेज वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? अगर मैं बात करूं निकालनी क्या है हमको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है ना, हमको वीडी निकालनी है। फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे हाँ यार, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, फार्मूला पुट करना। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट जिसको हमने क्या बोला? लैम्डा। क्या बोला? लैम्डा। तो सीधे बोल सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह क्या है? लैम्डा, या जगह यू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कैसे निकालें यार? फोर्स कितनी लग रही है? अगर बात करो क्यू ई, तो फोर्स लग रही है क्यू ई। अगर फोर्स लग रही है क्यू, मास इसका एम मान लो, तो एक्सेलरेशन क्या होती है? फोर्स अपॉन मास। तो ये कितना हो जाएगा? क्यू ई बाय, कोई शक की बात नहीं है। और क्यू की जगह क्या ले लेंगे? ई। तो ये आ जाएगा ई बाय एम और टाउ का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो ना, इनिशियल वेलोसिटी 0, वो तो पहले बात कर दी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि इनिशियल क्या है? अभी स्टार्ट हुआ तो रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं तो 0। फील करो ना, इनिशियल का क्या मतलब है इसमें? इनिशियल का मतलब है कि अभी कनेक्ट नहीं की है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। तो वही तो माना, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी अभी भी 0 है, रैंडम है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? ई बाय 2m टाउ स्क्वायर। अगर लैम्डा मिल गया तो वीडी तो क्या मिलना है? वीडी इज इक्वल टू लैम्डा यानी ई बाय 2m टाउ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाउ। तो टाउ से टाउ कैंसिल, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आई वो आई ई टाउ बटे 2m। क्या इतनी बात क्लियर? वेयर टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, समझ आ गया? ये आ गई हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू। इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं। बेटा मान लो कंडक्टर की लेंथ है एल। कितनी लेंथ है? एल। पोटेंशियल कितना था इसके क्रॉस? यहाँ वी तो यहाँ 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वी। तो आपको पता फॉर्मूला पढ़ा है आपने क्या? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई इंटू एल। ई इंटू एल, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी माइनस 0 बाय एल यानी वी बाय एल। पुट कर दो यहाँ पे ई की वैल्यू वी बाय एल इस जगह पे। तो वी डी की जो वैल्यू मिली हमको वो मिलेगी ई यानी ई कहाँ? ई वी टाउ डिवाइड बाय 2ml 100%। ये मिला हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि स्पीड से बहुत ज़्यादा कम है। कैसी है? बहुत ज़्यादा कम है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का समझ आया? हाँ, एक्सेलरेटेड मोशन है इसके पास, पर टक्करें इतनी बज रही है कि वो कांस्टेंट स्पीड है। देखो अगर एक्चुअल में बताओ ना कैसे चल रहे हैं, देखो टक्कर 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 इधर ही मिलेगा आपको बिल्कुल पास। मतलब मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर ऐसे से घूम रहा है ऐसे और इधर ही मिल रहा है बिल्कुल पास में। तो हमने बोल दिया यार इधर ही मिलना है, तो सीधे ऐसे से मानो कि ड्रिफ्ट करते हुए जा रहा है, ऐसे से करके ड्रिफ्ट करते हुए जा रहा है, तभी हमने इसको बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने ये कंसीडर नहीं किया कि कहाँ हमने डिस्टेंस तो लिया नहीं, हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, क्योंकि एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट काइनेमेटिकल इक्वेशन में। क्या क्लियर है बात? इनिशियल तो 0 थी। अच्छा एक और बात, एनसीईआरटी में यहाँ पे 2 आपको नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में 2 नहीं मिलेगा तो मतलब वो गलत नहीं है या ये गलत नहीं है, दोनों ठीक है। अच्छी वर्मा में आपको 2 मिलेगा, ये आपको बाद में समझ आएगा, पर फिर मैं समझा देता हूँ। उन्होंने जो सोल्यूशन लिए ना वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिए, यानी वो आइंस पे खेल रहे हैं। उन्होंने प्लस साइन की मूवमेंट भी ली है और माइनस की भी ली है, उन्होंने दोनों की ली है। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 कट गया। हमने नहीं लिया, हमने सिंगल का लिया, हमने ई प्लस पे निकाला ना तभी 2 आया। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बाद में भी आएगी, बट उन्होंने ई की प्लस का भी लिया और माइनस का भी लिया। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? ठीक है, इतना उतारो। ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो जो वीडी की वैल्यू आई है वो हम साइड पे लिख देते हैं। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर आपको डेरिवेशन पूछेंगे तो ये सब लिखना है आपने। अच्छा, इसके बाद अच्छा वो पता कैसे करा देंगे स्कूल में आपको? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करके करा देंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो उसमें 2 तो आएगा नहीं ना, फिर वैसे किया उन्होंने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, तो जो वीडी की वैल्यू आई वो आई ई वी अपॉन 2ml इंटू। क्लियर? ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट देखते हैं। मान लो ये कंडक्टर है मेरे पास, थोड़ा रिलेशन देखते हैं इसका। मान लो कंडक्टर है, लेंथ है इसकी l। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये जो एरिया है ये एरिया ए, तो ये एरिया भी है,
कोई शक की बात नहीं। मान लो मैं एक एरिया कंसीडर करता हूँ यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। इस पे मैं देखता हूँ ई प्लस, मान लो इस पे ई प्लस आ रहे हैं 3, बिल्कुल सही बात है। अब उनकी वेलोसिटी होगी बिल्कुल वीडी वेलोसिटी से घूमना चाहेंगे, मान लो मैंने वो लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, अपने घूमना चाहेंगे। अब मैं बोलता हूँ dt टाइम में, ध्यान से सुनना, dt टाइम में, कितने टाइम में, dt टाइम में ये कितना चल चुके होंगे। मैं बोल रहा हूँ इन dt टाइम ये कितना चल चुके होंगे, मतलब dt टाइम में इनका x कितना होगा। कोई बात नहीं बेटा, x का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इनकी vd, टाइम कितना है dt। इसका मतलब मान लो ये इतना चले और ये वैल्यू है x, और x की वैल्यू कितनी है vd डॉट dt। क्या बात तो मैं समझ आई, मतलब हाँ, मतलब ये जो थे e प्लस प्लस 3 ये चल के यहाँ आ गए, बिल्कुल बात है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि कितना चार्ज dt टाइम में इसे क्रॉस हुआ, हाउ मच चार्ज क्रॉस इन dt टाइम इन पर्टिकुलर सेक्शन। बेटा जितना भी क्रॉस हुआ हमको नहीं पता, बट हमको पता है जितना भी क्रॉस हुआ, क्या वो इधर इसके अंदर मिलेगा, हमको इसके अंदर मिलेगा ना, बिल्कुल। मान लो टोटल चार्ज था q, हमको नहीं पता ना, पर इसमें q थोड़ी मिलेगा, इसमें मिलेगा dq। तो हमको फॉर्मूला पता है dq का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू ई। कौन q का फॉर्मूला n इंटू ई। अच्छा, पर n क्या है इसमें, ये वो n नहीं है, यह नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम। पर हमको क्या कितने वॉल्यूम में चाहिए, हमको चाहिए इस वॉल्यूम में। तो ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा, क्या एरिया इंटू एक्स, तो साथ में लिख देंगे एरिया इंटू एक्स। क्या तुम्हें ये बात समझ आई, या मेरे को आप दूसरे तरीके से समझा सकता हूँ, कितना चार्ज होगा इसमें भरा हुआ। आप सुनो बेटा, n इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में, क्या इस वॉल्यूम में a इंटू एक्स, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू, तो a x वॉल्यूम में, ठीक है। और e इज द चार्ज ऑन 1 में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, n इंटू ई, एरिया का a, और x की वैल्यू क्या है vd डॉट dt, ये आ गया dq। अब एक काम करो, dt को उठा के यहाँ रखो, तो dq बाई dt इज इक्वल टू NEA VD। क्या dq बाई dt को I लिखते हैं, हाँ बिल्कुल। तो करंट की वैल्यू क्या आ गई, NEA VD। क्या आ गया, NEA VD। क्या तुम्हें समझ आया, इसी को हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अरे बेटा जितना चार्ज पास कर रहा है टाइम में, दैट इज करंट ना। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितने टाइम में वो पास कर रहा है, ठीक, जितना पास कर रहा है हमको यहां मिला, तो वही तो निकाला है। क्या क्लियर हो गई बात, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्यू का फॉर्मूला n ही, पर n क्या है इसमें, वॉल्यूम वाला, तो वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में चाहिए, पूरे वॉल्यूम में थोड़ी चाहिए, हमको तो ये चाहिए जितना इधर से क्रॉस किया है और यहां पहुंचा है, बाकी तो यही रहा होगा ना, जितने टाइम में क्रॉस किए, पीछे भी आ रहे हैं डंड डंड, वो यहां फंस गए। हमने बोला कितना फंसा भाई, तो हमने ये निकाल दिया। क्या क्लियर बात, पक्का समझ आ गया। अच्छा और देख, अब क्या VD की वैल्यू पता है हमको, पता है तो डालेंगे ना यार। I इज इक्वल टू क्या है, NEA VD की वैल्यू बोल, EV टाउ डिवाइड बाई 2ml। क्या क्लियर बात, पक्का। अच्छा बिल्कुल, एक काम करते हैं, ये V क्या है, वेलोसिटी, पोटेंशियल I। यार V अपॉन I निकालें अगर हम जरा, V अपॉन I तो क्या आ जाएगा, देखो 2ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ A का ये बचा। अगर आप ध्यान से देखो, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं मैं, 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, बेटा मास कांस्टेंट ना इलेक्ट्रॉन का, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट, n कांस्टेंट, e कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट, a कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, तो ये पूरा कांस्टेंट को हम बोल सकते हैं v अपॉन i इज इक्वल टू कांस्टेंट। बट यार हमने अभी भी सीखा v अपॉन i कांस्टेंट, ये क्या है, ओम्स लॉ। क्या ये, ओम्स लॉ। और बोलता है v अपॉन i जो कांस्टेंट है वो किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर। मतलब ये जो वैल्यू है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, क्या है, 2ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ A, दिस इज द रेजिस्टेंस। क्या क्लियर होगी बात, इसका मतलब यहां से हमने ओम्स लॉ भी प्रूफ कर दिया। हालांकि प्रूफ नहीं होता है ओम्स लॉ का, लॉ का क्या प्रूफ है, कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी हम चालाकी से कर देते हैं। क्या क्लियर बात, पक्का। अब सुनो, हमने बड़ी बार पढ़ा है यार v अपॉन i इज इक्वल टू आर, तो क्या जो रेजिस्टेंस है वो v और i पे डिपेंड करता है, वो v और i पे डिपेंड नहीं करता बेटा, ना ही ये v पे डिपेंड करता है, ना ही ये i पे डिपेंड करता है। जैसे कैपेसिटेंस में पढ़ा हमने, C इज इक्वल टू Q बाई V, वैसे ही कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन वगैरह पे, तो ये किस पे डिपेंड करता है, 10वीं का फॉर्मूला याद आएगा आप, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। क्या कुछ फॉर्मूला याद आया, जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, यानी मटेरियल पे, लेंथ पे और एरिया पे। अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है,
लेंथ, ये क्या है एरिया। इसको साइज कंपेयर करूँ तो ये जो वैल्यू है ना ये रेजिस्टिविटी है, मतलब रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो है 2m डिवाइड बाय ne² टाउ 100%। क्या क्लियर होगी बात? अरे हाँ या ना? देखो इसका इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस है रेजिस्टिविटी की, मैं समझाता हूँ आपको। बेटा रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है मैं बाद में लिखाऊंगा आपको। रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे। चलो मटेरियल की बात करते हैं। बेटा मान लो कॉपर की रेजिस्टिविटी 10 है, तो कॉपर की आप चाहे छोटी वायर लो, चाहे मोटी लो, चाहे पतली लो, वो 10 ही रहेगी। वो कितनी रहेगी? 10। अब देखो मान लो एक कंपनी वो वायर बनाती है, ठीक है, मान लो उसने कॉपर की वायर बनाई, उसने लेंथ और एरिया सब कुछ उसने पूरे रेजिस्टेंस बताया उसको, किसी बंदे को इसका रेजिस्टेंस 10 है, मान लो वो टूट गई। अगर टूट जाएगी तो लेंथ कम हो गई या एरिया कुछ ना कुछ हो गया उसके साथ, तो क्या वो रेजिस्टेंस पूछने दोबारा आएगा? बट अगर मैं उसको ये वाला फैक्टर बता दूं, मैं इसको बोलूंगा यार ये देख, बार बार मेरे पास मत आ, जब टूट जाती है, पिघल जाती है, मोटी हो जाती है, क्योंकि लेंथ एरिया चेंज होगा तो आर चेंज होगा। हमने बोला ये वाला फैक्टर बताओ उसको। ये वाला फैक्टर बेटा कॉपर के लिए तो सेम ही रहेगा, चाहे मोटी चाहे पतली। मैंने बोल दिया यार ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू 10। अब तेरी मान लो रॉड है 10 की, तो 5 की हो जाएगी, तो एलो जितनी लेंथ है उसकी और जितना उसका एरिया है उससे मल्टीप्लाई और एरिया से डिवाइड कर दे, तेरे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस बना के बेच रहा था उसका काम आसान हो गया। वो क्या देगा? रेजिस्टिविटी। बाकी मान लो मेरे पास वायर है कॉपर की 10 मीटर की, मैंने उसको तोड़ दी, अब मुझे उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे रेजिस्टिविटी बताइए 10, तो जितनी लेंथ बची होगी मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितना एरिया बचा होगा डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस। तो इसका रियल लाइफ में यूज है। क्या क्लियर है बात? पक्का। अभी हम देखने वाले हैं आर और रो किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। थोड़ी चीजें आपको पता होंगी, थोड़ी चीजें आपको पता नहीं होंगी, ठीक है। जैसे आर की वैल्यू है, मैं यहां पे लिख देता हूं, आर की वैल्यू है 2ml डिवाइड बाय ne² टाउ, और दिस इज द रेजिस्टिविटी। अगर बात करते हैं हम, अच्छा पहले ये सुन लो, जैसे आर होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। एक होता है 1/r, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज, ये करता है सपोर्ट। केमिस्ट्री में काम आएगा आपका। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? ओम। तो इसके क्या हो जाएंगे? उल्टे, यानी महो, उल्टा ओमेगा। क्या क्लियर है बात? पक्का, ठीक है। ऐसे जैसे ये होती है रेजिस्टिविटी, ये क्या होती है? रेजिस्टिविटी। इसके यूनिट होते हैं ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या ये हो जाएगा ना, तो ये देखो ना, R इंटू ए, ओम इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, तो मीटर मीटर कटा ओम मीटर, ठीक है। तो वैसी होती है 1/ρ, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। इसके उल्टे हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? महो पर मीटर। क्या क्लियर है? ये थोड़ी बातें याद रखना, अगर आ जाए तो कोई बुराई नहीं। अब बात करते हैं कि ये किन 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 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ चीजें आपको पता होंगी, कुछ चीजें आपको पता नहीं होंगी। बात करते हैं पहले रेजिस्टेंस की। बेटा रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? आपने फॉर्मूला ही देख लिया, फॉर्मूला है ρl/a। एक्चुअल में ये फॉर्मूला भी आधा है, ये फॉर्मूला सिखाना है आपको, इसको लगाते कैसे ये इंपॉर्टेंट है, अभी आपको फील आएगा। बट रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, मतलब सीधे लिखता हूँ लेंथ और एरिया, क्या बोल सकते हैं? डायमेंशन। दूसरा करता है ये डिपेंड रेजिस्टिविटी यानी मटेरियल पे, ठीक है। तीसरा ये डिपेंड करता है बेटा, ये नई चीज़ है आपके लिए, ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे। और फोर्थ ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, जो कि हम कल सीखेंगे, कल या परसों। डायमेंशन पे डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे, क्योंकि लेंथ अगर बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा घटेगा, पर इतना आसान नहीं है। देखो फील करो, इसको क्वेश्चन करेंगे आपको फील आएगा। अगर लेंथ में बढ़ाऊंगा तो एरिया में भी तो कोई चेंज आएगा ना यार, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है वॉल्यूम? जैसे एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। मान लो एल को मैंने 3l कर दिया, लेंथ को 3l कर दिया, तो आप फील करो यार एरिया भी तो कम होगा ना यार। तो मान लो फिर एरिया भी क्या हो जाएगा? a/3। तो फिर ऐसे चलता है, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखना है ना। इधर देखो वॉल्यूम कितना है, क्या a/l, वॉल्यूम का फॉर्मूला a/l। यहाँ पे देखो a/l का 3 से कटा a/l रहा ना, तो फिर ऐसा होता है चेंज। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको फील आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, इस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, हमको पता है। आज हमने सीखना है डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन भी खिलाएंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे इस पर। और फिर टेम्परेचर पे तो ये तो हमने पढ़ना ही है बाद में। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। बेटा रेजिस्टिविटी एक मटेरियल पे डिपेंड करती है, हर मटेरियल की अलग अलग होगी। कॉपर की अलग होगी, आयरन की अलग होगी। हाँ मोटी पतली से कोई लिंक नहीं है, बड़ी छोटी से कोई लिंक नहीं है, पर आयरन अगर छोटा टुकड़ा जाए बड़ा छोटा, रेजिस्टिविटी कैसी होगी? सेम। और दूसरी चीज टेम्परेचर, ये भी हमने इसी के साथ सीखना है जब हम रेजिस्टेंस वाला सीखेंगे। तो
तो बेसिकली हमारा फोकस अब क्या है, हमारा फोकस है डायरेक्शन, जो रेजिस्टेंस है डायरेक्शन पर डिपेंड कैसे करती है और ये फॉर्मूला कैसे लगाना है। ठीक है, ये सीखते हैं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आपको पता चल जाएगा। आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इससे आपको बहुत सारा फील होगा। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। पहली बात अगर मैं आपको पहले ही बता दूं तो बेटा L है लेंथ पर कौन सी लेंथ, अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब लेंथ वो लेनी ही है, लेंथ वो लेनी है जिस साइड करंट बह रही है। ठीक है भाई, देखते हैं इसका मतलब क्या। ए एरिया वो लेना है जो परपेंडिकुलर है करंट फ्लो के, मतलब लेंथ साथ वाली लो और एरिया परपेंडिकुलर लो। आ जाओ एक एग्जांपल लेते हैं, आपको फील आएगा। मान लो ये मैंने एक क्यूब ले लिया, ठीक बेटा। मान लो ये वाली जो साइड है ना, इस साइड को मैंने बोला ए, ये जो साइड है ना इस साइड को बोला बी, और ये जो साइड है ना इस साइड को बोला सी। क्लियर बात। मान लो करंट फ्लो कर रही है मेरी ऐसे, येलो से बनाऊंगा करंट, और ऐसे निकल रही है करंट फ्लो, ऐसे कर रही है। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस लिखनी है इसकी तो मैं लिखूंगा R1। क्या लिखूंगा? R1। फॉर्मूला कैसे लिखूंगा? रो एल बाई, तो रो तो सेम ही रहा, मैंने बोला कोई मटेरियल लिया तो रो थोड़ी चेंज होगा। लेंथ वो लेनी है जो करंट के अलॉन्ग हो। अगर देखो करंट ऐसे बह रही है पर सी तो ऐसे है, गलत। करंट ऐसे बह रही है पर ए तो ऐसे है अंदर को, इसका मतलब बी भी ऐसे है और आई भी ऐसे है। देखो ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, इसका मतलब यहां लिखेंगे रो बी बटे एरिया वो लेना है जो परपेंडिकुलर हो करंट के। करंट यहां बह रही है तो ये वाला एरिया क्या परपेंडिकुलर है? ध्यान से देखो, इसी को तो काट के आ रही है। ये देखो करंट ऐसे आ रही है, ये कॉपी रख दो ऐसे करके, इसके एरिया। तो ये एरिया क्या है? ये ए इंटू सी, तो ये है ए सी। क्या क्लियर हुई बात? ये आ गई रेजिस्टेंस। अच्छा, अब डिपेंड कैसे करती है यही तो सीखना है हमने। R2। मान लो आप आई का करंट का फ्लो चेंज कराओ। मान लो करंट में यहां से यहां निकालते हैं, करंट अब ऐसे बह रही है, तो रो तो सेम ही रहा। अब लेंथ क्या हो जाएगी? बी नहीं, अब ऊपर जा रहा है तो ऊपर कौन सी है? 6C, तो आ जाएगा रो सी। बट किसको काटते हुए जा रहा है? कि ये प्लेन को, और ये प्लेन क्या है बेटा? ये प्लेन है ए और बी, यानी एरिया क्या हो जाएगा? ए इंटू बी। रेक्टेंगल दिख रहा है ना टाइप, तो ये आ जाएगा ए इंटू बी। क्या क्लियर? इसका मतलब वो सेम था। जैसे ही आपने करंट का फ्लो का डायरेक्शन चेंज किया ना, रो बी बाय ए सी, रो सी बाय ए बी, और जरूरी नहीं है ए बी सी बराबर हो। क्लियर होगी बात? इसका मतलब क्या दो अलग अलग रेजिस्टेंस आई, तीसरी भी आएगी। अरे क्या फील आया तुम्हें? पक्का देखो, एक बार यहां एक बार यहां और एक बार अंदर की तरफ। क्या ले लो? ये देखो ऐसे अंदर की तरफ करंट जा रही है, तो अंदर की तरफ तो आप क्या लिखेंगे? सीधे लिखेंगे रो ए, किसको काटते हुए जा रही है? बी सी को, तो लिख दिया बी सी। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। इसका मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, और ये इलस्ट्रेशन एक बहुत फेमस है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन और दिखाता हूँ। ठीक है, एक ही कराऊंगा, एक फिर बाद में करेंगे। ठीक है, आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखो मान लो एक कंडक्टर है ऐसे, ये उसका आउटर रेडियस है और ये इसका इनर रेडियस है। क्लियर? इनर रेडियस मान लो इसका है R1 और आउटर रेडियस है उसका R2, और करंट बह रही है ऐसे, और लेंथ है इसकी L। R लिखेंगे रो इसकी रेजिस्टिविटी, हम लिखेंगे R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो लिखेंगे रो L कौन सा? जहाँ पे करंट बह रही है, करंट भी ऐसे बह रही है, L भी ऐसे, तो रो L बाई एरिया। एरिया कौन सा एरिया? क्या यहाँ बह रही है, यहाँ बह रही नहीं? अगर आप ध्यान से देखो तो कहाँ बह रही है? पाई R बड़ा वाला R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यहाँ बह रहा है, तो ये आ गया इसका रेजिस्टेंस। क्या क्लियर है बात? पक्का। दिस में से दिस माइनस करेंगे तो वही तो बचेगा। क्या क्लियर हो गई बात? पक्का। ये देखो ना, ये क्या पूरा R2, और ये R2, ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया। इस एरिया में से ये एरिया माइनस करोगे तो यही तो बचेगा, तो यही तो करंट बह रही है। बिल्कुल। अब लास्ट देख लो, थर्ड वाली एग्जांपल। थर्ड कल करेंगे, पर फील करो। मान लो ये भी ऐसे कंडक्टर, ये भी ऐसे 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 ऐसे, लेंथ इसकी भी L, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा R1 और ये हमारा R2, कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ इसकी L। पर जो करंट बह रही है ना, वो करंट देखो ऐसे बह रही है, ऐसे
मतलब जो करंट निकल रही है इस बार कर्व्ड सरफेस एरिया में से निकल रही है, जैसे बाहर की तरफ। क्लियर? तो क्या ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा? देखते हैं। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो मान लो रो ही है इसका, ठीक है। रो एल, एल क्या लिखें? एल में तो दिक्कत है। अब एल थोड़ी है, एल तो वो है ना जो करंट की डायरेक्शन में है, और करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये इसमें लगातार चेंज हो रहा है एरिया। कैसे समझाता हूँ? क्या करंट ऐसे निकल रही है, ऐसे बाहर की तरफ जा रही है। अगर बाहर की तरफ जा रही है तो पहले एरिया क्या था अंदर वाले का? 2 पाई R1L, और बाहर जाते जाते कितना एरिया हो गया लास्ट तक? 2 पाई R2L। इसका मतलब इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको ऐसे कर डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा x पे जाके dx। तो क्लियर? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। फ्रस्टम वाला क्वेश्चन है, वो कल करेंगे हम। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये तो आसान थी ना, क्योंकि इसमें करंट भी वैसे बह रहा था, एल भी वैसे बह रहा था, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा था। इसमें चेंज हो रहा है, इसमें एरिया चेंज हो रहा है। देखो करंट ऐसे बह रही है, तो पहले क्या था? 2 पाई R1L लास्ट तक, जब पूरा इतना, जब करंट ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुई, ये देखो यहाँ से एरिया कितना? 2 पाई R1L, यहाँ तक, यहाँ एरिया कितना? 2 पाई R2L। इसका मतलब चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है तो डायरेक्ट कर नहीं सकते, यानी इंटीग्रेट। यानी आपको पता चल गया रेजिस्टेंस डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर देखेंगे कि टेम्परेचर पे कैसे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। क्लियर है? पक्का? थोड़ी बहुत डेफिनेशन बढ़ानी है, करंट डेंसिटी होगी, मोबिलिटी होगी, इससे रिलेटेड है, कार्बन कलर कोड पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड, उतारो।